विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश भूभास्कर यादव की बैयर की अदालत ने आरोपी भगत सिंह पिता शरू धुर्वे 32 वर्ष ग्राम लिमोटी पुलिस चौकी पाथरी निवासी को अपनी मां की हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास और 26,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 11 जुलाई 2017 को भाग सिंह धुर्वे ने पुलिस चौकी पाथरी की इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी मां जागनबाई, पत्नी प्रमीला और बेटी राजेश्वरी के साथ एक मकान में रहते हैं। 9 जुलाई की 2017 की रात्रि में खाना खाकर पत्नी के साथ सो गए थे। उसकी बेटी राजेश्वरी, मां जागनबाई अलग कमरे में सोए हुए थे। रात 12 बजे राजेश्वरी के रोने की आवाज़ सुनकर गया तो मां जागनबाई पर उसकी लाश पड़ी हुई थी। उसके चेहरे से खून निकल रहा था और घर के दरवाजे का एक पल्ला निकला हुआ था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने जानकी बाई की हत्या कर दी थी। रोने की आवाज़ सुनकर उसकी बहन सुखबत्ती और जीजा राय सिंह भी आ गए थे। जगन सिंह के द्वारा की गई रिपोर्ट पर जागनबाई की हत्या करने के आरोप में पाथरी पुलिस चौकी में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस को शक होने पर भाग सिंह और उसकी पत्नी प्रमीला को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। तब दोनों के द्वारा खुलासा किया गया। भाग सिंह ने बताया कि उसकी मां जागनबाई खर्च के लिए पैसा मांगती थी और उनसे वाद विवाद करती रहती थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी के साथ मां जागनबाई को मारने की योजना बनाई थी। रात में धान कूटने के मुसर से अपनी मां जागनबाई के सर और चेहरे पर वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कमरे के दरवाजे का पल्ला निकालकर रख दिया और घटना में प्रयुक्त मुसर और मारपीट करने के समय पहने कपड़े को धोकर घर के अंदर छिपा दिया गया। पुलिस ने दोनों से कपड़े और मुसर बरामद किए। दोनों पति पत्नी को इस अपराध में गिरफ्तार किया गया। विवेचना अनुसंधान उपरांत 302 धारा 201 34 का अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश भूभास्कर यादव की अदालत में चले इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थिति को देखते हुए आरोपी भाग सिंह धुर्वे को धारा 302 के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 25,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 203 के तहत आरोप में 2 वर्ष का कठोर कारावास व 1,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। विद्वान अदालत ने इस मामले में आरोपी भाग सिंह धुर्वे की पत्नी प्रमीला को आरोप सिद्ध नहीं होने पर दोषमुक्त किया दिया गया है। नगर के वार्ड नंबर 1 स्थित जिला धोबी रजक समाज के सांस्कृतिक भवन में बाउंड्री वॉल निर्माण कराने, पेयजल व्यवस्था के लिए नलकूप खनन करने और कच्ची रोड को पक्की रोड में परिवर्तित करने की मांग बालाघाट जिला धोबी रजक समाज के द्वारा की गई, जिन्होंने अपनी इस मांग को लेकर मंगलवार को नगर के सर्किट हाउस में आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन को ज्ञापन सौंपकर यथाशीघ्र मांगे पूरी किए जाने की गुहार लगाई। ज्ञापन को लेकर की गई चर्चा के दौरान बालाघाट जिला धोबी रजक समाज के अध्यक्ष अशोक रजक ने बताया कि बालाघाट जिला धोबी रजक समाज का एक सांस्कृतिक भवन वार्ड नंबर 1 भारत विकलांग स्कूल के पीछे बूढ़ी बालाघाट में निर्मित है, जिसमें 250 वर्ग फीट लंबी बाउंड्री वॉल निर्माण की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने सांस्कृतिक भवन में आने जाने के लिए पूर्व में बनाई गई कच्ची सड़क को पक्की सड़क में परिवर्तित करने की भी मांग की। इसके अलावा सांस्कृतिक भवन में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पेयजल व्यवस्था बनाने की भी मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। और हम समिति के साथ माननीय महोदय श्री गौरीशंकर बिसेन जी को हमारे सांस्कृतिक भवन में बाउंड्री वॉल नहीं है और हैंडपंप नहीं है और सामने की जो रोड है जाने आने की वो कच्ची है, उसको पक्की में परिवर्तन करने हेतु हमने माननीय महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कार्यपालन यंत्री PWD लोक निर्माण संभाग क्रमांक 1 को TS जारी करने के लिए निर्देश दिए। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले अब ऐसे भी कई लोग हैं जो कई वर्षों से वन भूमि पर कब्जा कर उसमें खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें शासन के द्वारा पट्टे आवंटित नहीं किए गए, जिसके चलते वे लोग पिछले कई वर्षों से कृषि भूमि का पट्टा प्रदान किए जाने की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके कि उन्हें अब तक कब्जे वाली भूमि का शासन के द्वारा पट्टा आवंटित नहीं किया गया। कब्जे वाली भूमि का पट्टा दिए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को बैहर और बीसा क्षेत्र के करीब 500 से 600 बैगा आदिवासियों ने नगर मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने पट्टा दिए जाने की मांग को लेकर नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान से नगर में एक रैली निकाली। तो वहीं उन्होंने पट्टे की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया। बैहर बिरसा क्षेत्र के करीब 10 गांवों से पहुंचे बैगा आदिवासियों ने नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान से पट्टे की प्रमुख मांग को लेकर एक रैली निकाली। यह रैली उत्कृष्ट विद्यालय मैदान से सीधे हनुमान चौक पहुंची। वहां से रैली मेन रोड होते हुए विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए सीधे काली पुतली चौक और वहां से अम्बेडकर चौक होते हुए सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां इन बैगा आदिवासी ग्रामीणों ने वनवासी विकास परिषद महाकौशल के बैनर तले पट्टे की प्रमुख मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
जिन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वे जल जंगल जमीन नहीं छोड़ेंगे और पट्टे की इस मांग को लेकर आंदोलन करते रहेंगे। जब हम छोटे रहे बाल बच्चा तब के शादी कर लेना, शादी करने के बाद नाती नतरा परनाती हो गया, लड़ते लड़ते आवेदन देते देते हमारा आवेदन कहाँ जाते हैं। अब जाति बैगा लोग हैं हम काय के लिए आए थे? हम पट्टा हमारा तत्काल बना के देवे और हमार जमीन और हमार जाही जात, हमार जंगल, हमार झाड़ी, हमार जमीन, हमार से कोई नहीं है आगे। हम बैगा लोग धरती पैदा करने वाले हम आगे। तो अभी फॉरेस्ट वाले क्या काय का पट्टा? फूक के, घास के, हाँ जमीन की। कितने सालों से रह रहे हो आप लोग वहाँ पे? हम तो भाई के बने साल हो गए हैं। हाँ पीढ़ी गुजर गए हमार सबके। क्या करते हो वहाँ पे? खेती करते हो? खेती करतन हुआ, खेती करतन वहाँ फिर गड्ढा खनाते हैं, नर्सरी बनाते हैं, तो हम कहाँ कमाबो में। ये जो व्यक्ति जो लोग आए हैं अपने बैगा जनजाति के लोग, ये बिरसा ब्लॉक के 10 गांवों से आए हैं। धामन गांव, भितरी पानी, तेंदुडीही, रंजना, मोहा पानी, उसरी, मछुरदा, ऐसे गांव के लोग आए हैं जो अपने सदियों से जिस भूमि पर काबिज है, वन विभाग की भूमि पर जो खेती और कृषि का कार्य करते आ रहे हैं, इस ज़मीन के पट्टा की मांग को लेकर आज बालाघाट पर आए हैं और रैली के माध्यम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन करें। कौन सा पट्टा मांग रहे? नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए लेकर धोखाधड़ी के मामले में फंसी तथाकथित पत्रकार अर्चना पवार के विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य में धोखाधड़ी और चोरी का अपराध दर्ज है। 6 वर्ष पहले इस महिला ने महाराष्ट्र राज्य जलगांव जिले में एक व्यक्ति से शादी करके जहां धोखाधड़ी की थी, वहीं इस व्यक्ति से 2,44,800 रुपए की नकदी जेवरात लेकर चंपत हो गई थी। जलगांव जिले के एरिडोल थाने में इस महिला के विरुद्ध धोखाधड़ी और चोरी का अपराध भी दर्ज है। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र की जलगांव पुलिस ने बालाघाट कोतवाली आकर अर्चना पवार के संबंध में जानकारी जुटाई। अर्चना को शीघ्र ही प्रोडक्शन वारंट पर ले जाने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक अर्चना पवार ने सन 2017 में महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के अंतर्गत ग्राम फरकांडे निवासी सतीश प्रभाकर सिंपी से गोपीचंद महादेव महालगावे और उनकी पत्नी सरिता उर्फ डाली गोपीचंद महालगावे के माध्यम से शादी की थी। इस शादी में अर्चना ने एक महिला को अपनी बहन और एक व्यक्ति को अपने जीजा बताया था। अर्चना पवार ने इन लोगों के इस माध्यम से सतीश प्रभाकर के साथ धोखाधड़ी करके शादी की थी। 29 जुलाई 2017 से 6 सितंबर 2017 के बीच की घटना हुई और इस दौरान अर्चना पवार सतीश प्रभाकर के घर से 2,44,800 रुपए की नकदी जेवरात लेकर चंपत हो गई। सतीश प्रभाकर ने इस धोखाधड़ी और चोरी की रिपोर्ट जलगांव जिले के एरडोल थाने में की थी, जहां पर इन लोगों के विरुद्ध धारा 420, 406, 380, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया था और विवेचना उपरांत गोपीचंद महालगावे और उसकी पत्नी सरिता उर्फ डाली महालगावे ग्राम देवाड़ी थाना तुमसर निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में फरार चल रही अर्चना का जीजा और अर्चना की बहन फरार है, जिनकी वहां की पुलिस पतासाजी की जा रही थी। इस दौरान सूचना मिली थी कि अर्चना पवार मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट की रहने वाली है। तब 25 जुलाई को जलगांव जिले के एरोडोल थाने के 2 पुलिस कर्मचारी ने बालाघाट आकर कोतवाली पुलिस से संपर्क करके अर्चना पवार के संबंध में जानकारी ली। अर्चना पवार 3 महीनों से बालाघाट की जिला जेल में बंद है, जिसे जलगांव जिले के पुलिस के द्वारा प्रोडक्शन वारंट पर जलगांव ले जाने की कार्रवाई की जाएगी। वहां अर्चना से उसके जीजा और बहन के संबंध में पूछताछ कर अर्चना और उसके तथाकथित बहन जीजा को दर्ज मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। वार्ड नंबर 3 शांति नगर में राजेश कुमार श्रीवास्तव के घर से चोरी करने वाले एक शातिर चोर को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चोर रमेश उर्फ लोमड़ी पिता संविंदा सोनवा ने 28 वर्ष वार्ड नंबर 7 बैयर रोड बालाघाट निवासी को
श्री श्रीवास्तव के निवास से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात सहित 42,000 रुपए के सामान के साथ जब्त कर लिया। आपको बताया कि नगर के वार्ड नंबर 3 शांति नगर निवासी राजेश कुमार श्रीवास्तव के घर 20 से 21 जुलाई की दरमियानी रात किसी अज्ञात चोर ने घर का ताला तोड़कर चोरी कर ली गई थी। 2 दिन पहले जब यह श्रीवास्तव परिवार वापस घर पहुंचा, जिन्होंने इस चोरी की शिकायत कोतवाली में की थी, कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। थाना प्रभारी विकास सिंह के मार्गदर्शन में की जा रही जांच पड़ताल के दौरान सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर के द्वारा मिली सूचना के आधार पर रमेश उर्फ लोमड़ी सोनवाने के वार्ड नंबर 7 बैयर स्थित उसके घर में घेराबंदी कर दबिश दी गई। रमेश उर्फ लोमड़ी सोनवाने को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर उसने श्रीवास्तव के घर के सामान चोरी करना कबूल किया। उसकी निशानदेही पर उसी के घर से सोने का 1 सिक्का, चांदी के 4 सिक्के, सोने की रिंग सहित अन्य नकदी रुपये भी जब्त किए। वहीं 3,000 रुपये रमेश उर्फ लोमड़ी ने खर्च होना बताया। इस प्रकार कोतवाली पुलिस ने 42,000 रुपये का मसूर का भी जब्त किया है। गिरफ्तार रमेश उर्फ लोमड़ी सोनवाने को यहां की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया है। वहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। लालबरा विकासखंड के ग्राम पंचायत में 25 जुलाई को शिविर आयोजित कर ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, परंतु शिविर के प्रथम दिन ही सर्वर नहीं चलने के साथ ही पोर्टल पर ट्रैक्टर का नंबर ऑप्शन आने के कारण पंजीयन करवाने पहुंची महिलाओं को परेशानी हुई, क्योंकि अधिकांश लाडली बहनों के परिवार में ट्रैक्टर ही नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा और सर्वर व पोर्टल पर ट्रैक्टर की जानकारी मांगे जाने के कारण बिना पंजीयन करवा ही महिलाओं को बेरंग वापस होना पड़ा। वहीं पंजीयन कर रहे अधिकारी कर्मचारियों ने भी कहा कि शासन के द्वारा 21 से 23 वर्ष की लाडली बहनों को लाभ दिलवाने के लिए पुनः पंजीयन करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसकी शुरुआत प्रारंभ हो चुकी, परंतु पोर्टल में 21 से 23 वर्ष की महिलाओं को पंजीयन करने पर ट्रैक्टर की जानकारी मांगी जा रही है, परंतु अधिकांश महिलाओं के घरों में ट्रैक्टर ही नहीं है। ऐसे में उन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा, जिसमें महिलाएं आक्रोशित हो गई और आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं के साथ भेदभाव कर रही है। जब हमारे परिवार में ट्रैक्टर ही नहीं है तो फिर ट्रैक्टर का नंबर कहां देंगे। नगर मुख्यालय की ग्राम पंचायत पांडरवानी व ददिया में 25 जुलाई को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के द्वितीय चरण का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए शिविर आयोजित किया गया था, परंतु सर्वर नहीं चलने और ट्रैक्टर की जानकारी मांगे जाने से 21 से 23 वर्ष की महिलाओं को एक भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाए। 25 जुलाई से पंचायत में शिविर के माध्यम से फॉर्म भरने की जानकारी होने के कारण महिलाएं सुबह से ही पंचायतों में काम धंधा छोड़कर पहुंची थी, परंतु सर्वर नहीं चलने के कारण लाडली बहनों को निराश होकर बेरंगी वापस लौटना पड़ा। दूसरे चरण में लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने नगर के विभिन्न केंद्रों पर पहुंची लाडली बहनें उस वक्त नाराज हो गई जब उन्हें पता चला कि यह योजना सिर्फ 21 से 23 वर्ष की आयु तक के लिए। वहीं फॉर्म जमा करने वाली कर्मचारी अधिकारियों ने भी स्पष्ट कर दिया कि यदि 23 वर्ष की उम्र के बाद महिला के घर पर ट्रैक्टर होगा तो ही इस योजना का लाभ उन्हें मिल पाएगा, जिस पर बहनें नाराज हो गई और उन्होंने प्रदेश सरकार पर बहनों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया, जहां उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि उनके पास या उनके परिवार में ट्रैक्टर होता तो 1000 रुपए का फॉर्म भरने लाइन में लगाकर यहां खड़ी क्यों रहती। उन्होंने योजना के इस नियम पर आपत्ति जताते हुए बहनों के साथ दोहरा व्यवहार करने का सरकार पर आरोप लगाया, जहां 23 वर्ष से अधिक उम्र होने और उनके घर पर ट्रैक्टर न होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया, जिसके चलते लाडली बहना का फॉर्म भरने केंद्र पहुंची सैकड़ों की तादाद में महिलाएं मायूस होकर अपने घर लौट आई, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए ट्रैक्टर के नियम को हटाए जाने की मांग की। वहीं समस्त बहनों को इस योजना का लाभ दिलाए जाने की भी गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहुचर्चित व महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना के तहत 10 जून 2023 से 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन इस योजना के तहत 21 से 23 वर्ष की महिलाओं के साथ ही कई महिलाओं के लाभ से छूट जाने से मुख्यमंत्री ने दोबारा लाभ देने के लिए 25 जुलाई से फॉर्म भरवाने का कार्य शुरू किया, जिसके तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह शिविर लगाकर फॉर्म भरने का कार्य किया जा रहा है और महिलाएं सुबह से ही 1000 रुपये की चाह में लाइन लगाकर खड़ी है। लेकिन 23 की उम्र के बाद भी महिलाएं अपनी बारी आने पर उस वक्त अचंभित रह गई जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके यहाँ पर ट्रैक्टर है, यदि है तो ही इस योजना का लाभ उन्हें दिया जाएगा और नहीं है तो फिर वे इस योजना के लिए पात्र नहीं है। जहां ट्रैक्टर वालों को योजना के लिए पात्र किया गया जबकि मजदूर महिलाएं अपात्र हो गई।
बताया जा रहा है कि 23 की उम्र के बाद की महिलाओं को शिविर से जब ट्रैक्टर पात्रता बताकर लौटाया जाने लगा तो उन्होंने शिविर परिसर में इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया और कहा कि ये कैसा बंधन है कि ट्रैक्टर नहीं है तो योजना का लाभ नहीं। उन्होंने कहा यदि वे इतने सक्षम होते कि ट्रैक्टर खरीद सकते तो फिर वे लोग 1000 रुपये की माह की चाह में इतनी मुसीबत उठाती ही क्यों। यदि ट्रैक्टर रहता तो फिर 1000 रुपये के चक्कर में पड़ने के बजाय दूसरे कामकाज की ओर कर लेती। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर के ये बंधन सिर्फ और सिर्फ योजना के नाम पर परेशान करने वाला है और कुछ नहीं। वार्ड क्रमांक 1 बूढ़ी ITI परिसर में लाडली बहना योजना 2 योजना के तहत लगाए गए शिविर में पहुंची महिलाओं ने बताया कि योजना के तहत उन्हें जो जानकारी मिली वह यह है कि जिनके पास चौपहिया वाहन होगा उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा क्योंकि चौपहिया वाहन वाले लोग सक्षम होते हैं। लेकिन दोबारा यह योजना शुरू होने पर उल्टा ही खेल खेला जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि यदि ट्रैक्टर होगा तो ही महिलाओं को पात्रता होगी, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि 1000 रुपये प्रति माह की चाह में रोजी रोटी छोड़कर सुबह से लाइन में आकर लगे हैं। एक तो सर्वर से परेशानी हो रही है, ऊपर से नंबर आ रहा है तो ट्रैक्टर का बंधन बताकर फॉर्म को रिजेक्ट किया जा रहा है, जिससे दोहरी निराशा हाथ लग रही है। जिन्होंने इस योजना को बहनों के साथ सौतेला व्यवहार करने वाली योजना बताई। क्यों नहीं हो रहा है बोले ना, क्या बोल रहे हैं? वही ट्रैक्टर के बारे में चल रहा है। कहाँ से ट्रैक्टर लाएंगे सर? आपके पास ट्रैक्टर नहीं है? ये सर हम रोज खाने रोज कमाने गए ना, वो बोल रहे हैं तो उनको बोलने दो ना। तो आज काम पे गए थे? नहीं गए, मैंने अपना नुकसान करके यहाँ खड़े हुए थे। तो जैसे ट्रैक्टर लाओ बोले तो किसी दूसरे का ट्रैक्टर अगर दिखा दिए तो ऐसा नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं क्या? हमसे भी तो लगेगा कि नहीं, कभी तो ना। नहीं तो क्या इसके कोई बताएंगे फॉर्म काय का फॉर्म भरने आए? भर दिए? नहीं भरा है। क्यों? आए थे हम लोग पिछली बार तो नहीं हो पाया है, चालू नहीं था तो नहीं भरा। अभी क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि अभी 21 के बाद वालों का भरेगा, बोल 23 साल। और जिसका ट्रैक्टर है? अब जिसका ट्रैक्टर है सर हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, हम तो कमा के खाने वाले। अच्छा अच्छा, यहाँ मुख्यमंत्री वाले जो फार्म दे रहे हैं उसी का है। लाडली बहना भर दिए? मेरा लाडली बहना का नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? मैं 60 से ऊपर हूँ। अच्छा। जब इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान वार्ड नंबर 1 के पूर्व पार्षद अनिल सोनी ने योजना को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि गरीब महिलाओं के पास ट्रैक्टर होता तो वे योजना का लाभ लेने शिविर में क्यों आते। जिन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार पर योजना के नाम पर लाडली बहनों के साथ भेदभाव किए जाने के भी आरोप लगाए। कि लाडली लक्ष्मी 2 जिसकी आज लॉन्चिंग हुई थी और बहुत प्रचार प्रसार हुआ था कि जिन लोग पहली बार वंचित रह गए उन लोगों का फॉर्म भरा जाएगा 25 जुलाई से 20 अगस्त तक। लेकिन आज यहाँ पे पूरी महिला उत्साह के साथ आई, सभी लोगों को हम लोग ने जाके बताए तो यहाँ पे देखा गया कि मात्र 21 से 23 वर्ष की जो महिला है उन्हीं का फॉर्म भरा जाएगा, वो भी अभी सर्वर नहीं चल रहा है। और इसके अलावा जिन लोगों के पास ट्रैक्टर है उन लोगों का फॉर्म भरा जाएगा। जबकि जितनी महिला आई है पिछली बार इन लोगों के पास आधार कार्ड इनका कंप्लीट नहीं था, KYC नहीं हुई थी, इसलिए इन लोग वंचित रह गए थे। आज पूरे उत्साह के साथ इन लोग फॉर्म भरने आए और यहाँ से निराश होकर जा रहे हैं, इनका आवेदन जमा नहीं किया जा रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जो नाराज चल रहे हैं इस योजना से और वापस जा रहे हैं? अभी स्टार्टिंग पहले दिन तो लगभग यहाँ पे 100 से 150 महिलाएं सुबह से जमा हुई थी और जब उनको इस बात का पता चला कि यहाँ पे नहीं हो रहा है तो निराश होकर जा रही है। और बाकी महिलाओं को पता चलेगा तो वो बहुत निराश होंगी। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया गया कि लाडली लक्ष्मी 2 चालू हो रही है और सभी लोगों को आवेदन भरना है, और वो एकदम झूठा साबित हुआ। जब इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान नगर पालिका योजना शाखा प्रभारी अजय पटेल ने बताया कि सोमवार से लाडली बहना योजना के दूसरे चरण का फॉर्म भरना शुरू किया गया। नियम के तहत 21 से 23 वर्ष की महिलाओं के फॉर्म भरे जा रहे हैं। वहीं ऐसी महिलाओं के फॉर्म जमा किए जा रहे हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम हो और जिनके पास में ट्रैक्टर हो। यदि 23 वर्ष से अधिक उम्र की महिला है और उसके घर में ट्रैक्टर है तो उसे इस योजना का लाभ मिल रहा है। यदि 23 वर्ष के ऊपर उम्र होने पर उनके घर में ट्रैक्टर नहीं है तो उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जो नियम ऊपर से आया है उसी को वे फॉलो कर रहे हैं। आज भले ही नगरपालिका बालाघाट में 842 कुछ कर्मचारी शहर में साफ सफाई व शहर के कार्यों के लिए रखे गए हो, लेकिन यह कर्मचारी नगरपालिका में कितना काम कर रहे हैं और कितने अधिकारी के बंगले पर जाकर उनके व्यक्तिगत काम में लगे हुए हैं, यह उस समय पता चला जब एक कर्मचारी के द्वारा अपनी समस्त मांगों को लेकर वह जनसुनवाई में कलेक्टर महोदय से यह निवेदन किया गया कि यह नगरपालिका के उद्यान शाखा में तो रखा गया है,
किंतु उसे अधिकारी के बंगले पर भेजकर 8 घंटे की ड्यूटी की जगह 12 घंटे काम लिया जा रहा है एवं वहां पर भी उसे अधिकारी के परिजन के द्वारा उसे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। ताजा मामला नगर पालिका के उद्यान शाखा में कार्य करने वाले एक कर्मचारी का है। शहर में अधिकतर नगर पालिका के कर्मचारी या तो अधिकारियों के बंगलों में जाकर काम करते हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है कि नगर पालिका में काम करने वाले कर्मचारी, नेता या फिर अधिकारी कर्मचारियों के घरों में काम पहली बार कर रहे हैं। इसके पहले भी नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा अधिकारियों के बंगलों पर जाकर काम करने की जानकारी मीडिया को दी गई है। एवं फिर एक बार नगर पालिका के उद्यान शाखा में काम करने वाले विजय कुमार मात्रे के द्वारा नवागत एसडीएम गोपाल सोनी पर आरोप लगाते हुए बताया कि आज नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत कुमार श्रीवास्तव के द्वारा उन्हें एसडीएम गोपाल सोनी के बंगले पर कार्य करने के लिए भेजा जा रहा है, जबकि वहां वर्षों से उद्यान की शाखा में वे कार्यरत है। वह महज अपनी 8 घंटे की ही नौकरी करते थे, किंतु जब से उन्हें एसडीएम के बंगले में लगाया गया है तब से उनसे 12 से 13 घंटे काम एसडीएम गोपाल सोनी के घर में लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि महज उनसे कुछ भी काम करवाया जा रहा है। उन्हें एसडीएम गोपाल सोनी के घर पर उनसे कपड़े धुलना, कुत्ते घुमाना, बर्तन धुलाई तथा अन्य गंदे काम भी करवाए जा रहे हैं तथा डराया धमकाया जा रहा है कि यदि वह बंगले पर काम करने नहीं आएंगे तो उन्हें नौकरी से निकाल देंगे। वह रविवार के दिन नगर पालिका की छुट्टी होने के बावजूद भी उन्हें छुट्टी न देकर बंगले पर बुलाया जाता है और उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है। इसकी शिकायत उनके द्वारा कुछ दिन पहले नगर पालिका में भी की गई थी, किंतु नगर पालिका के द्वारा आज तक उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जैसे ही इस बात की जानकारी एसडीएम गोपाल सोनी को लगी तो उक्त कर्मचारी के द्वारा काम करने को लेकर शिकायत की जा रही है, तो उनके द्वारा नजुल विभाग से विजय कुमार मात्रे के मकान की जानकारी लेकर उन्हें मनमान्य तरीके से मकान टैक्स नजुल विभाग से भेजा गया है। एवं नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया कि यदि वह जल्द से अपना टैक्स नहीं पटाते हैं तो उन पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई, जबकि वह उद्यान शाखा में काम करना चाहते हैं। तो सुपरवाइजर दीपक मोंगरे भी उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। वह हाजिरी रजिस्टर में उन्हें साइन नहीं करने देते और कहते हैं कि यदि वहां अधिकारियों के बंगले पर जाएंगे तो ही उनकी हाजिरी लगेगी, अन्यथा उनके एब्सेंट लगा दी जाएगी। और यह कोई पहले कर्मचारी नहीं है, वह अकेले ही अधिकारी के बंगले पर जा रहे हैं। सुपरवाइजर दीपक मोंगरे के द्वारा बहुत से कर्मचारियों को अधिकारियों के बंगले पर काम करने के लिए भेजा जा रहा है। वह सुपरवाइजर के द्वारा उन्हें अश्लील गालियाँ भी दी जाती है और कहा जाता है कि तुम रजिस्टर देखने वाले होते कौन हो, एवं गंदे शब्दों का प्रयोग उन पर भी किया जाता है। वह यह चाहते हैं कि वह किसी अधिकारी के बंगले पर काम न करके उन्हें नगर पालिका में जो काम दिया जाएगा वही तो वहाँ से क्या हुआ कि मुझे सीएमओ द्वारा मुझे वहाँ काम करने वाला रजिस्टर जो है किसी के पास, तो उनके द्वारा मुझे एसडीएम सर के निवास में काम करने के लिए बुलाया गया। तो वहाँ पे ओवर टाइम काम कराया गया और शारीरिक परेशान किया गया मानसिक रूप से, और घर के काम अधिक तक कराए गए जो बेचारे किसी कर्मचारी को रख के काम करवाते हैं तो असल प्राइवेट पर्सनल, तो वो सब चीज़ें हम मुझसे करवाया जा रहा है। कुत्ते को घुमाया जा रहा है, जबकि वो काटने वरने कई चीज़ें परेशानी, कई बार नकुल लगे कुछ हो गया, फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। और बोलते उल्टा और बोलते कि 2 महीने की तेरी सैलरी तक नहीं बनने देंगे हम, हमारे इतने अधिकार है हमारे पास। कौन बोलता है सर? ये एसडीएम जो अभी आए हैं गोपाल सोनी करके सर। अच्छा, आप कब से लगे हो यहाँ पर? सर मुझे 15 साल हो गए। और अभी 15 साल तक नगर पालिका में नौकरी की है या कहाँ पे करते थे? और नगर पालिका में यानी कभी रोड पे करते थे, मतलब सफाई का काम कभी नहीं। वो क्या है, हालांकि उद्यान का काम है हमारा, हाँ। लेकिन वो जबरदस्ती कुछ भी काम करवाते, दबाव डाल के हमारे ऊपर इस तरह। जब हमारे द्वारा इन सब विषय को लेकर नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत कुमार श्रीवास्तव और एसडीएम गोपाल सोनी से इस विषय को लेकर दूरभाष पर संपर्क करना चाहा तो अधिकारियों के द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सुंदरबाई के ग्राम सुन्नी टोला निवासी एक पीड़ित परिवार ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए 5 जून को संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत वाली घटना पर सवाल उठाया, जहां मृतक की पत्नी ने उनके पति की मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि उनके पति की हत्या किए जाने का आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी लिखित शिकायत कर इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और इंसाफ दिलाए जाने की भी मांग की को लेकर की गई चर्चा के दौरान आवेदक महिला बिसुदा बाई ने बताया कि इस मामले की मृतक के भाई अशोक धुर्वे को जानकारी देने के बाद कहने वाली तुलसी धुर्वे को भी बिरसा थाना के उप निरीक्षक झारिया के द्वारा फोन चमकाकर चुप करा दिया गया। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कुछ लोगों के नाम दिए। उनका कहना है कि इनके बारे में तुलसी धुर्वे ने उन्हें बताया था।
पत्नी बसोते बाई ने पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में बताया कि इसी मामले को लेकर घटना के दिन कुछ दिन 21 जून को सुदिन टोला में पंचायत स्तर की सरपंच की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लगभग 200 ग्रामीणों की उपस्थिति में घटना को लेकर चर्चा और पूछताछ की जाने का यह पाया गया कि पति गणेशराम धुर्वे की योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई थी। इसमें अब पत्नी ने पुलिस से जाँच की मांग की है। ज्ञापन देने के लिए किस संबंध में? मेरे पति का मर्डर हो गया है, उसके सिलसिले में कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। कहाँ कब गए थे? 4 जून की रात को हुई है घटना, वो गराटोला के पास में। कहाँ गए थे? ये पंडरी पथरा गए थे। क्यों? वो देव पूजा के नाम से मेरे मौसा जी आए और साथ में ले गए थे। फिर रात में मैंने फ़ोन की तो उसका बेटा बोला कि नहीं 1:30 बजे खा के निकल गया है करके, और मौसा जी बोल रहे हैं कि नहीं 9-10 बजे निकल गए हैं। फिर 3-3:30 बजे फिर लगाई तो वो लड़का बोला कि नहीं वो तो निकल गया है, कहीं सोया होगा। तो मैं बोली कहाँ सोया होगा, तो गराटोला के पास गराटोला तरफ सोया होगा ऐसे बोला उसने, और फ़ोन काट दिया। फिर सुबह 7 बजे फिर पता चला कि नहीं वहाँ पे मृत अवस्था में पड़े हैं करके। कहाँ पे? गराटोला के पास में। अच्छा। फिर सब देखने गए, हम भी गए। अब वहाँ लाश को बिना पंचनामा के पुलिस उठा के ले गई। अच्छा, पुलिस उठा के ले गई। फिर आगे क्या हुई, क्या की, कौन सी कार्रवाई की है? फिर मर्ग काम किए हैं, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस वाले संत पुजारी संघ के द्वारा जन सुनवाई में एक आवेदन देकर यह मांग की गई है कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा परशुराम जयंती में घोषणा की गई थी कि मंदिरों के पुजारी को 5,000 रुपये महीने मानदेय दिया जाएगा, किंतु आज तक पुजारियों के लिए हित में की गई घोषणा पूरी नहीं की गई, जिसको लेकर कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया गया। संत पुजारी संघ द्वारा प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बीते कुछ दिन पहले परशुराम जयंती पर पुजारियों के हित को देखते हुए घोषणा की गई थी कि अब ऐसे पुजारी को 5,000 रुपये मानदेय के रूप में दिया जाएगा। वह मंदिरों में जो पुजारी रहते हैं उन्हें मंदिरों की जमीन भी उपयोग हेतु देने की बात कही गई थी। उसी के तहत संत पुजारी संघ के द्वारा आवेदन के माध्यम से प्रदेश के मुखिया के द्वारा की गई घोषणा को पूरा करने की बात कही गई। समस्या यह है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने परशुराम जयंती के पावन पर्व पर मंदिरों के पुजारियों को 5,000 रुपये मानदेय देने की घोषणा की, जो अभी तक किसी भी पुजारी को मानदेय नहीं मिला है। जिसमें हमारी मांग है कि मंदिर रजिस्ट्रेशन हो चाहे बिना रजिस्ट्रेशन, सभी मंदिर के पुजारियों को मानदेय मिलना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण बालकों को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। ब्राह्मण सम्मान निधि लागू हो कि जिन ब्राह्मणों के पास जमीन नहीं है उन्हें ब्राह्मण सम्मान निधि मिले, जिस प्रकार से किसानों को किसान सम्मान निधि प्राप्त हो। दूसरी मांग है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनाओं में ब्राह्मणों की उम्र पे पाबंद ना हो, उन्हें तीर्थ यात्रा करने को मिलना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मुख्य मांगे।